नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी हुई। ऐसे मुद्दे आपने देखा होगा, सोशल इश्यूज जो है न्यूज में बने रहते हैं और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर कवर होती है और उनके अधिकारों को लेकर कई बार डिबेट डिस्कशन सोसाइटी में, समाज में चलता रहता है। अब यहाँ पर एक डिस्कशन, ये डिबेट का मुद्दा बना हुआ है कि यहाँ पर किस प्रकार से जो राइट्स हैं ब्लड डोनेट करने के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उनको बैलेंस किया जाए हेल्थ कंसर्न से। तो यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को देखेंगे, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है और पूरा मामला यहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो 2021 मेंस में आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर और हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर ये जो न्यूज़ जुड़ी हुई है, ये भी यहाँ पर हेल्थ के जो कंसर्न्स है उससे जुड़ी हुई है, ब्लड डोनेशन और ब्लड रिसीव करने के कंसर्न से जुड़ी हुई है। 2012 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो जस्टिस मिलता है जिस तरह से लीगल सर्विस एड, उसके अंदर आप देखेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी यहाँ पर वल्नरेबल सेक्शंस के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। उसके अलावा अगर सिलेबस देखेंगे जीएस पेपर 2 के अंदर, यहाँ पर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ये टॉपिक कवर होगा। सोशल सेक्टर यानी कि हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, तो यहाँ पर इसमें जीएस पेपर 2 के अंदर इन टॉपिक्स में ये कवर होता है। और अगर यहाँ पर अगर बात करें, हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है इन पॉइंट्स के अराउंड, कहता है व्हाट्स द जजमेंट। जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट की इस ब्लड डोनेशन के मामले में और ट्रांसजेंडर्स को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर दरअसल गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है ट्रांसजेंडर्स और सर्टेन अदर सेक्शंस ऑफ द कुछ ग्रुप को यहाँ पर बैन किया है। तो देखेंगे सरकार ने क्यों बैन किया है, क्या मामला है। उसके अलावा ये डिबेट जो चल रही है बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ डोनर, ठीक है, और साथ में जो हेल्थ कंसर्न्स है उसको लेकर। और यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग देशों में ट्रांसजेंडर लोगों के ब्लड डोनेशन की पॉलिसी को लेकर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहता है कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट है जो कि ट्रांसजेंडर लोगों को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करती है, साथ में उनको रिजर्वेशन देने की बात करती है। ठीक है, कौन सी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये सब रिकॉग्नाइज करती है और रिजर्वेशन की बात करती है, यहां पर बताएंगे। चलिए, अब अगर मामला देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है ब्लड को, उसको यहाँ पर अश्योर किया जाना चाहिए कि जो ब्लड उसको दिया जा रहा है, ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, वो क्लीन ब्लड हो। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार जो बनाया है, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया है एक ऐसी गाइडलाइन का जो 2017 में रिलीज की गई थी। इसके अंदर कुछ जो ग्रुप हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स को, फीमेल सेक्स वर्कर्स को और मैन टू मैन जो लोग इंटरकोर्स करते हैं, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया था कि वो किसी को ब्लड डोनेट कर सके। और उसके अंदर एक कैटेगरी बनाई गई थी एक्ट रिस्क, यानी कि जो 3 ग्रुप जिनको बैन किया गया है ब्लड डोनेशन से, वो इस एक्ट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और ये कहा गया कि ये जो एक्ट रिस्क कैटेगरी है, ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि ऐसे जो ग्रुप हैं, इनके अंदर संभावना ज्यादा होती है HIV एड्स पाए जाने की, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शंस की। तो ऐसे में अगर आप इन ग्रुप से ब्लड लेते हैं तो इन्फेक्टेड ब्लड हो सकता है किसी रेसिपिएंट को चढ़ जाए। तो यहां पर एक्ट रिस्क कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो रिस्क बिहेवियर के आधार पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। दरअसल 2017 की ये जो गाइडलाइन है, 2017 की ये जो गाइडलाइन है, जो कि आपको देखने को मिलेगा नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई थी। इसके अंदर यहां पर बार कर दिया गया था, इसके क्लॉज 15 और 12 और 51 के अंदर, कि यहां पर ट्रांसजेंडर पर्संस और मैन हैविंग सेक्स विद मैन, साथ में फीमेल सेक्स वर्कर्स यहां पर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इस जो 2017 की ये जो गाइडलाइन है, इसको चैलेंज किया गया और इस चैलेंज करती हुई इस गाइडलाइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। और यहां पर इस गाइडलाइन के अंदर जो एक्ट रिस्क कैटेगरी के नाम से एक्सक्लूड किया गया था, एक्ट रिस्क कैटेगरी की वजह से एक्सक्लूड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को आधार बनाकर कहा है कि जो रेसिपिएंट है उसको क्लीन ब्लड मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक बात आप एक तरह से देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसीवियर है, जो रेसिपिएंट है, उसके अधिकार को यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब अगर बात करें यहां पर, कहता है कि ऑब्जेक्शन क्या है। ये जो गाइडलाइन आई थी 2017 की, इसके अंदर जो बैन किया गया है 3 कैटेगरीज को, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है। तो कहता है कि यहां पर ये जो कैटेगराइजेशन किया है, ये पूरी तरह से जेंडर आइडेंटिटी की जेंडर आइडेंटिटी को डिस्क्रिमिनेट करता है, साथ में सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर है, ना कि किसी रीजनेबल आधार पर है। ये बिल्कुल आर्बिट्ररी आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया है 3 ग्रुप्स को।
ठीक है, और अनसाइंटिफिक है। साथ ही में ये जो है ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इनके फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी को वायलेट करता है। यानी कि अगर आप ब्लड डोनेशन में रोकते हैं इन 3 कैटेगरी को, तो उनकी इक्वालिटी का, उनके समानता के अधिकार का वायलेशन यहां पे कर रहे हैं। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का आर्टिकल 21 का वायलेट कर रहे हैं, और आर्टिकल 14 का आप वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर किया गया, ये ऑब्जेक्शन था 2017 की गाइडलाइन पर। इस पे फिर सरकार ने बाद में क्या रिस्पॉन्स दिया कोर्ट के अंदर? सरकार का जवाब ये आया कि ये जो 2017 की गाइडलाइन है, ये ऐसे ही जारी नहीं की गई है। इसके अंदर एक कैटेगरी है एक्ट रिस्क कैटेगरी। उस रिस्क कैटेगरी के अंदर हमने इन 3 लोगों को, इस तरह के 3 ग्रुप्स को हमने बार किया है, इनको यहां पर बैन किया है ब्लड डोनेट करने से, क्योंकि ऐसे 3 ग्रुप में खतरा होता है हेपेटाइटिस का और एड्स का। अब कहता है कि क्या ये ऐसे ही बना दिया गया है या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड ग्राउंड है, कोई रिपोर्ट है? तो कहता है कि यहां पर एक रिपोर्ट आई थी, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर सरकार की एक रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2021 की ये रिपोर्ट है, जो कि कहती है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं और बाकी जो 2 कैटेगरी है, ऐसे में इन लोगों के बीच, इन लोगों के अंदर HIV एड्स पाने जाने की संभावना नॉर्मल इंसिडेंट से 13 गुना ज्यादा होती है। यानी कि नॉर्मल केस से 13 गुना ज्यादा HIV एड्स पाए जाने की संभावना ट्रांसजेंडर्स में आपको देखने को मिलती है। इसीलिए एक कैटेगरी बनाई गई, एक्ट रिस्क कैटेगरी, उसमें इन 3 लोगों को, इन 3 ग्रुप को बार किया गया, बैन किया गया ब्लड डोनेट करने से। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सरकार का ये कहना है कि भाई ये जो पूरा मामला है, इसको हमें देखना चाहिए एक इंडिविजुअल की राइट की नजर से नहीं, कि आप कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स के राइट का वायलेशन हो रहा है। एक इंडिविजुअल के राइट का ये मामला नहीं है, इस मामले को हमें हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यहां पर हेल्थ सिस्टम के अंदर एक हेल्दी ब्लड, इन्फेक्शन फ्री ब्लड जाना चाहिए, और यहां पर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का एक हेल्दी ब्लड, क्लीन ब्लड रिसीव करने का जो राइट है, वो फार आउटवे कर जाता है, ठीक है, यानी कि उससे सुपरसीड कर जाता है, किससे? जो राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू डोनेट ब्लड। यानी कोई ब्लड जो डोनेट करना चाहता है, उसके राइट से ऊपर माना जाएगा जो रेसिपिएंट का राइट है क्लीन ब्लड और इन्फेक्शन फ्री ब्लड को रिसीव करने का। ठीक है, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न यहां पर देखने को मिलता है। उसके अलावा क्योंकि ये इसकी बात क्यों की जा रही है कि एक डोनर का राइट ज्यादा है, एक रिसीवर का राइट ज्यादा है डोनर से ज्यादा, ये बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि भाई आप कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज लगा लें, ब्लड को अगर आप चेक करते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है या नहीं है, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप लगा ले, तो कुछ ना कुछ आप यहां पर इन्फेक्शन शायद रह सकता है, 100% श्योर आप नहीं हो सकते हैं। तो जब इन्फेक्शन रहने की संभावना ब्लड में रह सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, तो ऐसे में जरूरत है कि आप क्या करें, जिन लोगों से ब्लड आप ले रहे हैं, जो आपका सोर्स है, उसको ही आप लिमिटेड कर दें, और वहां पे भी जहां पे आपको, वहीं पे आपको लगता है अगर संभावना किसी ग्रुप से इन्फेक्टेड ब्लड आने की ज्यादा है, तो वहीं पे अपने डोनर्स का जो पूल है उसको लिमिटेड आप कर दीजिए। तो इसी आधार पर सरकार ने क्या करा है, डोनर के पूल को लिमिट किया है। ये बात यहां पर सरकार का कहना है। उसके अलावा ऐसे में यहां पर ट्रांसजेंडर पर्सन का कहना है कि हमारे साथ ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती है कई बार। अब सभी लोग तो यहां पर एड्स से ग्रसित नहीं है जो ट्रांसजेंडर होंगे, बहुत सारे हेल्दी भी होंगे, ठीक है, ज्यादातर तो हेल्दी ही होंगे। तो यहां पर अगर बात की गई, इनका कहना है कि कोविड के दौरान जब ब्लड डोनेशन की बात आई और हम अपने फैमिली मेंबर्स या अपने जानकारों को जब ब्लड डोनेट करने वाले थे जो क्रिटिकल स्टेजेस में थे, तो ऐसे में यहां पर हमें ब्लड डोनेट करने से इमरजेंसी केसेस में रोक दिया गया। तो यहां पर एक तरह से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके अलावा कहता है कि यहां पर अगर आप ब्लड डोनेट करने से रोकते हैं ऐसे ग्रुप्स को, तो उनको आप स्टिग्मेटाइज करते हैं। ठीक है, यहां पर एक सोशल स्टिग्मा उनके ऊपर लग जाता है कि भाई एड्स वाली नजरों से, कि भाई ये व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, ऐसी नजरों से देखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें यहां पर ऐसे में करना क्या चाहिए। दरअसल ये मामला ऐसा है कि भाई HIV एड्स की संभावना अगर ट्रांसजेंडर्स में और ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में पाई जाती है, तो ऐसे में जरूरत है हमें कि ऐसे ग्रुप्स को भी हम ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि उनके अंदर ऐसी संभावना की कमी हो। और जब ऐसी संभावना, इन्फेक्शन की संभावना ऐसे ग्रुप में कमी आएगी, तो ऐसे में आप उनका ब्लड भी डोनेट उनसे करवा सकते हैं और उसमें भी ज्यादा खतरा नहीं होगा। तो क्योंकि रिपोर्ट का आधार ही यही है कि 13 गुना ज्यादा HIV एड्स पाया जाता है, तो आप उस संभावना को कम कर दीजिए, फिर वो लोग भी ब्लड आराम से डोनेट कर पाएंगे, ये सब बैन वैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में जरूरत है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है, एक तो इनको हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह टाइम पे नहीं मिल पाती है, अगर इनको इन्फेक्शन हुआ कोई, तो हेल्थ फैसिलिटीज टाइम पे ना मिलने से क्या होता है,
ये लोग और मार्जिनलाइज हो जाते हैं, साथ में जो इनका इन्फेक्शन है वो और बढ़ जाता है। ऐसे में इन्फेक्शन फैलने की और संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है अगर किसी ट्रांसजेंडर को और ऐसे मार्जिनलाइज व्यक्ति को, सेक्स वर्कर को ऐसा इन्फेक्शन कोई हुआ है, तो उसको टाइम पे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, ताकि वो इन्फेक्शन उन्हीं की कम्युनिटी में या फिर आसपास उनके ना फैले, और ऐसे में फिर एक हेल्दी ब्लड फिर वो भी डोनेट कर पाएँ। तो यहाँ पे समस्या है कि ये जो हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें भी सुधार हो, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर अगर बात करें, अब देखा जाता है क्योंकि इन सारी चीज़ों की कमी रहती है, अब नई जो डिजीज़ हैं कुछ वो भी ट्रांसजेंडर लोगों में पाई जा रही है, जैसे कि कुछ केस मंकी पॉक्स के हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कहता है कि सरकार का कहना है कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे सरकार का कहना है पॉसिबल सॉल्यूशन है एक टेक्नोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है? ये टेक्नोलॉजी ब्लड के अंदर क्या इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन है, उसको नाप लेती है, उसको देख लेती है, उसको मेजर कर लेती है। तो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग से हम एक ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ब्लड डोनेशन होता है तो डोनर से लेके रेसिपिएंट के बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है, तो ऐसे में यहाँ पर ये टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है, ये एक्स्ट्रा लेयर आपको प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन की, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि ये वाली फैसिलिटी अभी बहुत ही ज़्यादा कम ब्लड बैंक्स में अवेलेबल है। उसके अलावा ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, बाकी देशों में क्या स्टेटस है ट्रांसजेंडर्स के ब्लड डोनेशन को लेकर? अभी अभी इजराइल ने 2021 में और फ्रांस ने, ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ये जो बैन वगैरह थे इस तरह के, वो हटा दिए हैं। और यहाँ पे कहा है कि भाई ब्लड एंड ब्लड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, चाहे गे मैन हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, जो भी व्यक्ति हो, यहाँ पर सबका ब्लड सेम होता है। तो यहाँ पे ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। तो इंडिया में भी हटाई जा सकती हैं अगर आप ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी और ऐसी कम्युनिटीज़ को हेल्थ फैसिलिटीज़ टाइम पे और सही तरीके से प्रोवाइड कराएं। उनमें इन्फेक्शन के जो संभावना है, जो 13 गुना की बात हुई, वो उनमें अगर ना पाया जाएगा तो फिर वो भी यहाँ पर आराम से ब्लड डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है दूसरी साइड पर भी काम करने की। ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में भी बैन लगा हुआ था और इस बैन को अब यहाँ पर रिलैक्स कर दिया गया है कुछ कंडीशन के साथ, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, अगर उसने कम से कम 1 साल से, इस तरह के व्यक्ति ने, इस ग्रुप में आने वाले व्यक्ति ने 1 साल से अगर इंटरकोर्स नहीं किया है, फिजिकल इंटरकोर्स, तो फिर यहाँ पर वो ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल है। तो इस तरह की प्रैक्टिस हमने देखी। इंडिया में भी ज़रूरत है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है मार्जिनलाइज को प्रोवाइड कराई जाए, ताकि ब्लड डोनेशन में और आसानी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर सोसाइटी में और आएंगे, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, ओवरऑल जो पब्लिक हेल्थ है वो और इम्प्रूव होगी। तो आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लास में, और पेड क्लास में 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। साथ में आप कोड लगा सकते हैं SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के कोर्सेज पर। उसके अलावा यहाँ पर प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको सीसैट के टेस्ट मिलते हैं, एसए के टेस्ट मिलते हैं। कोड वही रहेगा SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर आप कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 सितंबर को ये टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 60 मिनट में, और अप टू 90% आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आरंभ बैच 2024 का, जो कि एक फाउंडेशन बैच है, मतलब बिल्कुल जीरो से आपकी फाउंडेशन बनाई जाएगी, जीरो से पढ़ाया जाएगा, और सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस कोर्स में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी कोड वही रहेगा सेम, SMK लाइव। उसके अलावा EMI पर भी आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। पुणे के अंदर ऑफलाइन सेंटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और 2024 की तैयारी कराता है, कोड वही रहेगा SMK लाइव। तो दिल्ली में, पुणे में, दोनों में ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी के अब आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही में इस क्वेश्चन का जवाब लेते जाएंगे कि जो थर्ड जेंडर है, ये कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, साथ में उनको रिजर्वेशन देने की बात की, ट्रांसजेंडर्स को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पर सही जो जवाब है वो है यहाँ पर नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर, और साथ में जाते जाते यहाँ पर 2023 का भी एक क्वेश्चन है, इसको, ये भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसको अटेम्प्ट करेंगे, और 2023 का लेटेस्ट है, नए पैटर्न पे, तो अटेम्प्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल करेंगे, दोबारा जुड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।